आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके जो 14 तक दिए हुए थे उसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उन 100 प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन मुद्रा स्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन होता है जिसको मुद्रा स्फीति कहते हैं तो किसको इसमें पूछा जा रहा है किसको लाभ पहुंचता है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो ऋणी होता है उसको लाभ पहुंचता है, ये जाहिर सी बात है। दूसरा रहता है व्यापारी वर्ग, इनको भी लाभ पहुंचता है। लेकिन जो ऋणदाता होते हैं जिन्होंने दिया हुआ होता है ऋण, उनको ये लाभ नहीं, वो लाभ की स्थिति में नहीं होते बल्कि उनको नुकसान होता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 जो ऑप्शन सी स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इसमें राइट हो जाएगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसकी अधिकता के कारण होता है। तो ये जो नाइट्रेट होते हैं इनकी अधिकता अगर हो जाती है तो मनुष्य में क्या होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होने की संभावना हो जाती है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में कह रहा है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। मतलब पीयूष ग्रंथि किसका, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये है नियंत्रक जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। इंडियन लीग मतलब किसके द्वारा बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। तो उसकी स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो ये की गई थी 1843 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है बोलो ड्रम का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से ये बताना है। तो ये है साइकिलिंग से। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेंडलीफ द्वारा जो बनाया गया आवर्त सारणी था उसमें दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया था। मतलब दीर्घ आवर्त जो है वो कौन से वर्ग कहलाते थे इसको बताना है। तो इसमें से जो चौथे थे और पाँचवें और छठें ये क्या कहलाते थे, तो ये दीर्घ वर्ग कहलाते थे। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है हमको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। तो आर्टिकल जो 14 है वो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। अगला देखिए आर्टिकल 44 कह रहा है समान नागरिक संहिता, ये सही दिया हुआ है। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित मानवदशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो ये भी आर्टिकल सही दिया हुआ है। आर्टिकल 51 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसमें ये डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर। इसमें कह रहा है पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। इसका मतलब कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है शरीर के तापमान का नियंत्रण। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछने का डायरेक्ट ये मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल हमको बताना है। तो इसका सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला कह रहा है 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। तो वो कौन कौन से कारण थे आइए देख लेते हैं। तो नेतृत्व का अभाव, ये तो ये सही दिया हुआ है।
बी वाला देखिए कह रहा है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये भी उसकी असफलता के कारण थे। थर्ड देखिए कह रहा है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, तो ये भी उसकी असफलता के प्रभाव थे। तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो सही, जो तीनों कारण दिए हुए ये तीनों के तीनों कारण 1857 की असफलता के कारण रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 में कह रहा है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बरो के समय, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 16 नंबर। कह रहा है इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग होते हैं उनका संबंध किससे होता है, तो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 17 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इनसाइडर ट्रेडिंग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नहीं होता, माफ़ करिएगा, क्योंकि ये शेयर बाजार से रिलेटेड होते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये शेयर बाजार से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग का ही मतलब होता है कि कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन रहती है उसको बाहर आके बता देना। तो इससे क्या होता है, इससे जो दूसरे वर्ग रहते हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है वो लाभ की स्थिति में रहते हैं। तो ये बेसिकली होता है, ये शेयर बाजार से रिलेटेड टर्म है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग किससे है, तो शेयर बाजार से है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर में कह रहा है एल के झा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो एल के झा जो समिति है वो अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड रही है, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 18 नंबर। इसमें कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस समिति के अध्यक्ष थे ये बताना है। तो वे थे प्रक्रिया नियम समिति के, ये भी के थे, संचालन समिति इसके भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति तो इसके भी थे। तो अगर इसका देखें तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या हुआ दिया हुआ क्वेश्चन में। 19 नंबर कह रहा है जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो किया जाता है बायोफोकल लेंस। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर में कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती, बाकी बहामास, लीबिया और यूएई इन जगहों से होकर वो गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 21। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं आता है। तो AMTM से आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए यहाँ पे जो मणिपुर दिया हुआ है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। AMTM क्या है, मतलब जो 6 शेड्यूल है AMTM, उसे इस प्रकार से याद रखिएगा। उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के जो हैं जनजातीय क्षेत्र उनके प्रशासन का प्रावधान उसमें किया गया है। तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 22 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सुमेलित सही करना हमको, मतलब एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसको हमें आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए डिजरौली इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह, किसको कहा था, 1857 को। तो देखिए तो इसका सुमेल ये हो जाएगा। TR होम्स ने क्या कहा था 1857 को, तो ये कहा था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। तो इन्होंने ये 1857 के बारे में कहा था। वहीं BD सावरकर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऑप्शन ये डी इसमें हो जाएगा। और कर्नल रिज ने क्या कहा था, ये कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 में कह रहा है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, इनमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं था। मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मंत्री शामिल थे, तो उनमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सदस्य उसमें शामिल नहीं थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से देखिए जो जॉन साइमन है इसमें शामिल नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर ये इसमें शामिल थे। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। आइए 24 नंबर देखते हैं। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो बताना है कौन सी ठंडी जलधारा है। तो वो जो हमबोल्ट है वो कौन सी धारा है, वो ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो घनानंद थे वो क्या थे, वो सिकंदर के समकालीन थे।
और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय नंद वंश के यही घनानंद शासन कर रहे होते हैं और इन्हीं घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्हीं घनानंद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही चाणक्य का अपमान किया था, उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने इनको पराजित करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 में कह रहा है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिए थे? तो किस किस ने दिए थे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने ही इसमें क्या किया था, त्यागपत्र दिया था। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर। 27 कह रहा है, यदि कोई सांसद, जो कोई संसद सदस्य है, सदन की अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन जो है उसका पद, सदन में उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कहने का इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है संसद में बिना बताए, तो उसकी जो सदस्यता रहती है वो रद्द कर दी जाती है। तो ये कितने दिनों की बात चल रही है, तो ये होती है 60 दिनों से अधिक, मतलब 2 महीने से अगर अधिक कोई गायब रहता है और बिना संसद को इन्फॉर्म किए हुए, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। आइए 28 नंबर अब देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो देखिए जो इसमें दिया हुआ है सर्वसम्मति, ये क्या नहीं है, इसका ये प्रारूप नहीं है। बाकी न्यायसिता, प्रदत्तीकरण और जनादेश, ये सब क्या है, ये एक तरह से प्रतिनिधित्व के ये सब सिद्धांत है, मतलब ये जनता को क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। अगला देखिए 29 नंबर। 29 में कह रहा है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो उस मुद्रा को कहते हैं दुर्लभ मुद्रा, क्योंकि इसकी देखिए मांग क्या होती है, मांग बहुत ज़्यादा होती है और आपूर्ति इसकी कम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको रेयर मनी भी कहते हैं, मतलब दुर्लभ मुद्रा। अगला देखिए 30 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो देखिए इसमें दिया हुआ है CaSO4 × ½ तो ये जो होता है इसका फार्मूला होता है। अगला देखिए 31 नंबर। इसमें कह रहा है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है यकृत में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर। इसमें कह रहा है, कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो कौन सा ये बताना है। तो देखिए जो इसमें सेब है और नाशपाती, ये सब क्या है, ये सब असत्य फल के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 33 नंबर। इसमें कह रहा है, कौन सा पादप हार्मोन है? आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो एब्सिसिक अम्ल है वो भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन्स तो है ही है, ऑक्सिन्स भी है, साइटोकाइनिन्स भी है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा। मतलब जो उपयुक्त चारों दिए हुए हैं, ये चारों क्या हैं, ये चारों के चारों जो हैं वो पादप हार्मोन हैं। अगला देखिए 34 नंबर। 34 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो इसमें बताना है कौन सी सब्जी है जिसका जड़ नहीं खाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए जो आलू होता है, आलू जड़ नहीं होती है, बेसिकली इसको हम लोग तना कहते हैं, इसलिए कह रहा है कि जो आलू होती है वो जड़ नहीं है बल्कि वो तना है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 35 में कह रहा है, 35 क्वेश्चन कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट जिनको कहते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो क्रिया जो रहती है वो क्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो मतलब इनका कार्य यही होता है कि अगर किसी चीज़ में हम उत्प्रेरक का यूज़ करेंगे तो इस क्रिया को घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो ये कार्य होता है उत्प्रेरक, जिनको कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है? तो ये है जो प्लैटिनम चूर्ण, इसका क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर। 36 में हमें आपस में सुमेलित करना है, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, आइए इनको सुमेल कर लेते हैं। तो देखिए आवेग, आवेग की क्या होता है, इसका मात्रक पूछा जा रहा है, तो आवेग का मात्रा होता है न्यूटन सेकेंड, तो ये थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कार्य, कार्य का क्या होता है, मात्रक होता है जूल। वहीं दाब का हम लोग देखते हैं तो दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो बल का होता है वो होता है न्यूटन। तो इस प्रकार हम लोग अगर इसका सुमेल देखें तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर।
37 कह रहा है लोलक की जो काल अवधि जिसको टाइम पीरियड कहते हैं किस पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है, तो ये करता है उसकी लंबाई के ऊपर। लोलक की लंबाई जितनी रहेगी उसी के हिसाब से उसका टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 में कह रहा है प्रकाश की प्रकृति होती है, मतलब जो प्रकाश होता है उसकी प्रकृति जो किस नेचर की होती है ये बताना है। तो वो होती है कण व तरंग दोनों के समान, मतलब इसमें दोनों प्रकृति पाई जाती हैं, उसमें तरंग के गुण भी होते हैं और उसमें पार्टिकल के भी गुण होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर इसमें कह रहा है कौन असत्य है। आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें जो सुमेल है वो असत्य दिया हुआ है। तो देखिए जो पहला कह रहा है महावीर मूलम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में है, ये सही दिया हुआ है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान और निकोबार में है, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है माउलिंग नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी बेसिकली सही दिया हुआ है। अगला देखिए इटाकी नेशनल पार्क, ये मणिपुर में, तो ये मणिपुर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही इनकरेक्ट हो जाएगा। और बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो तीनों की तीनों राइट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। एक तरफ दिए हुए हैं जो घास के मैदान हैं, पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो डाउन्स हैं कह रहा है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो ये ही बेसिकली गलत दिया हुआ है। दूसरा देखिए स्टेपीज जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो ये सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है जो शैलवासा है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय वन है, तो ये भी सही है। टैगा क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, तो इसका 14 का ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। अगला देखिए 41 नंबर। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन सुमेलित सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो पहला दिया हुआ है अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी सही दिया हुआ है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है, ये भी सही दिया हुआ है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा पे है, ये भी सही दिया हुआ है। इडुक्की बांध ये कावेरी नदी पर नहीं है, तो ये इसमें गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 देख लेते हैं। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, तो बताना है इसमें से कौन सा लैंडलॉक जो है कंट्री है। तो देखिए इसमें से हंगरी है, वो क्या है, वो लैंडलॉक कंट्री है, और बाकी जो बेल्जियम रोमानिया यूक्रेन है ये सब लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगला देखिए 43 नंबर। 43 में कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर। 44 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप जो है वो किस जगह से मिले हैं, मतलब जो मिट्टी से बने हल के, मतलब एक तरह सा जो मिट्टी का हल है वो बना हुआ कहाँ पे मिला हुआ है, तो ये बना हुआ मिला है बनावली से। कहाँ से मिला है, ये बनावली से। वो किस प्रकार का हल है, तो मिट्टी से बना हुआ हल है। अगला देखिए 45 नंबर। 45 में कह रहा है ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो कौन सा वो नगर राज्य था इसके बारे में बताना है, तो वो था मगध राज्य। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 46। 46 में कह रहा है जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है इसको कैवल्य, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 47 नंबर देख लेते हैं। 47 में कह रहा है लिंगराज मंदिर जो है की नींव किसने डाली थी, इसकी नींव किसने डाली थी ये पूछा जा रहा है, तो ययाति केसरी जो हैं उन्होंने इसकी नींव डाली थी। अगला देखिए 48 नंबर। 48 में कह रहा है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे, तो किस अधिवेशन में किए गए थे, तो ये कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था वहाँ पे पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 49 में कह रहा है हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कौन सी मुद्रा के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो होती हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हॉट मनी कहा जाता है। अगला देखिए 50 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, इसमें मालदीव शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अब आइए कुछ एडिशनल फैक्ट इसमें दिए हैं इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, इनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
और अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इस बारे में ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के समय सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना रखी थी। तो ये बात याद रखिएगा, अलाउद्दीन का ये कार्य है। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ा दागने का मतलब है कि घोड़े पर एक तरह से मुहर लगाई जाती थी ताकि ठप्पा लगाया जाता था और उन सैनिकों का क्या हुलिया लिखा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक पहले रजिस्टर तैयार किए जाते थे, तो रजिस्टर में वो मुहर लगाई जाती है उस घोड़े पर, और उस घोड़े पे कौन बैठता है उसके सामने उसके नाम लिखे जाते थे और उसका हुलिया लिखा जाता था, किस प्रकार इसका कदकाठी है, लंबाई चौड़ाई क्या है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो घोड़ा है वो किसको अलॉट हुआ है उस समय, वो मतलब वहाँ सेना में उपस्थित है या नहीं हुआ है, या उसकी जगह कोई और आया है। तो इन सब जो धांधलेबाजियाँ होती थी इनको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने यह कार्य किया था। अगला देखिए, अगला है कह रहा है इसने मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत की थी। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा व 1000 खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये भी इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला देखिए, इसने स्वयं को सिकंदर शानी की उपाधि से विभूषित किया था। सिकंदर शानी इसकी उपाधि थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं इनके जो समय है भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/2 थी, मतलब 50% वसूला जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा भी था। अगला देखिए, कह रहा है दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। मलिक काफूर कौन थे, तो इन्हीं के द्वारा ये नियुक्त किया था। वो एक एक तरह से कह सकते हैं इसको इन्होंने उच्च पद प्रदान किया हुआ था, जो कि एक कहाँ से आया था, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने इसको नियुक्त किया था। अगला देखिए, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। मतलब अलाउद्दीन के बाद पूछा जा सकता है कि कौन बैठता है दिल्ली की राज सिंहासन पर, तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला देखिए, जो ये मुबारक खिलजी रहते हैं, क्या था, इनको मुबारक खिलजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको नग्न स्त्रियों व पुरुषों की संगत पसंद थी। एक तरह से ये थोड़ा दूसरे कैरेक्टर के थे, इसलिए इनको मुबारक खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसमें। तो बस इतने इसमें क्वेश्चन थे, अब आगे के क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो अगले वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।